नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बड़ी अपडेट हम आपको देते दिल्ली मतगणना से जुड़ी सरकार बनाने की और लगातार बीजेपी बढ़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की 70 में से 40 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है। 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी चल रही है आगे। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में फिर कांग्रेस का खुलता खाता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल आपकी हार के साथ ही इंडी गठबंधन की कलह उजागर हो चुकी है और उमर अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं तंज कस दिया है। कहा है कि आपस में और लड़ो, यानी कि निश्चित तौर पर यह तंज है एक बड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मतगणना लगातार जारी है और फिलहाल जो ताजा अपडेट है हम आपको बता रहे हैं कि 27 साल बाद सत्ता की ओर दिल्ली की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। क्योंकि आपको बता दें कि रुझान जो फिलहाल सामने आ रहे हैं, 40 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, 30 पर आप बढ़त बनाई हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर जो रुझान है क्या यही अब नतीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर नतीजों में ये रुझान कन्वर्ट होते हैं तो निराशा जरूर मिलेगी। एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को मिलेगा दिल्ली से। हालांकि कयास पहले ही थे कि बीजेपी इस बार बढ़त बनाएगी और तस्वीरें साफ हो चुकी है। फिलहाल अगर कांग्रेस को लेकर हम अपडेट दें तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला हुआ है। एक भी सीट से फिलहाल कांग्रेस आगे नजर नहीं आ रही है। कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती रुझानों से ही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के 3 प्रमुख नेता कहीं ना कहीं लगातार पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे सुबह से ही। आतिशी की हम बात कर लें, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जी की बात कर लें, लेकिन लगातार फेरबदल इन तीनों सीटों पर हो रहा है। हॉट सीटें बनी हुई है, लगातार फेरबदल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आगे हुए थे, लेकिन अब फिर से शायद पीछे हो गए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से। आतिशी भी पीछे हैं, एक बार फिर से विधूड़ी ने बढ़त बना ली है। और इसके साथ ही देखा जाए तो मनीष सिसोदिया भी पीछे हो चुके हैं। अभी नई दिल्ली को लेकर अगर हम अपडेट दें तो फिलहाल पीछे हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है नई दिल्ली सीट पर। कालकाजी सीट की अगर हम बात करें तो आतिशी पीछे जा चुके, रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से बढ़त बनाई हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो मुख्य सीटें हैं चांदनी चौक से अगर देखी जाए तस्वीरें तो चांदनी चौक से भी बीजेपी आगे बताई जा रही है। यूपी की मिल्कीपुर से बीजेपी आगे है और ये फोकस करने वाली चीज है। ना दिल्ली सिर्फ बल्कि यूपी में भी कहीं ना कहीं बीजेपी डंका बजाती हुई नजर आ रही है। एक ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं मिल्कीपुर को लेकर कि मिल्कीपुर से भी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार रुझान जो है सामने आ रहे हैं, रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। अब मिल्कीपुर से अगर फोकस करें, मिल्कीपुर में क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं और यहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी राहत रहेगी बीजेपी के लिए। क्योंकि पहले तंज कसे गए थे अयोध्या को लेकर, श्री राम मंदिर बनवाया लेकिन बीजेपी हार गई। अब ये जवाब रहेगा करारा बीजेपी की ओर से। और अगर दिल्ली के रुझानों की हम बात करें, लगातार तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, बढ़त बनाई हुई है बीजेपी। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये जो
तस्वीरें हैं रुझानों की, और ये एक बड़ा सवाल है कि क्या यही तस्वीरें कन्वर्ट होगी नतीजों में। हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार बढ़त जिस तरह से बीजेपी बनाई हुई है, आम आदमी पार्टी को रुझानों को देख निराशा होगी। हालांकि कयास पहले से थे, और एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, दिल्ली में 67% मिडिल क्लास लोग आते हैं, मिडिल क्लास वर्ग से आते हैं, और मिडिल क्लास को अगर राहत दी है बीजेपी ने, चुनाव के ठीक 2 दिन पहले बड़ी राहत दी गई। माना जा रहा है कि समीकरण कहीं ना कहीं यहां से भी बदला है, मिडिल क्लास को खुश किया है। हालांकि देखा जाए तो तासीर लगभग एक रहेगी दिल्ली के वोटर्स की, लेकिन आशीर्वाद किसको, सस्पेंस इस पे बरकरार है। तो देखिए, दिल्ली के इलेक्शन को लेकर ही आज हमारी चर्चा रहेगी लगातार कि क्या रुझान आ रहे हैं, क्या तस्वीरें बदल सकती है, कितनी तस्वीरें बदलेंगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे बिल्कुल नाखुश होगी आम आदमी पार्टी, और इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पीसी रज्जी जुड़ चुके हैं, और जल्द ही चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ कांग्रेस से पवन पटेल जी और आम आदमी पार्टी से सूरज उपाध्याय जी भी। लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत आप दोनों मेहमानों से ही करूंगी। और निशिकांत जी, देखिए, चर्चा में सबसे पहले आप ही के पास लौटना चाहूंगी। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, मुस्कान आपके चेहरे की अलग नजर आ रही है। अब ये मुस्कान दिल्ली की है या मिल्कीपुर की? दोनों। 27 साल बाद अगर दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही है तो दिल्ली की कोटि कोटि जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। दिल्ली के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ ये जो 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का समाप्त हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट था इनका, जिस ऑब्जेक्ट पे ये सत्ता में आए थे और जितनी जल्दी इनको सत्ता प्राप्त होती है, उसका परिणाम आप देखिए कि दिल्ली प्रदेश कितना नाखुश है। अगर यही जो अभी चल रहा है ट्रेंड, अगर यही परिणाम में परिणत होता है तो आप चिंता की लकीरें किसके ऊपर होनी चाहिए कि जिस प्रकार से इतिहास को दोहराया जा रहा है, क्या कि नई दिल्ली से सीएम को हरा कर अरविंद केजरीवाल सीएम बने, उनकी पार्टी सत्ता में आई, तो इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। जिस प्रकार से शीश महल बनाने वाले लोग एक भी मकान गरीबों को नहीं दे पाए, लेकिन अपना शीश महल बनाए, तो जो कहा उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन काम किया। शराब के भ्रष्टाचार में पूरी कैबिनेट, आधी कैबिनेट जेल में थी। तो आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र दिल्ली की जनता ने देख लिया है कमोबेश 11 साल में। अब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा जता रही है, और जो विकास के रथ रुके हुए हैं 100% सबका साथ सबका विकास के साथ अब दिल्ली भी आगे बढ़ेगी, ये हमारा संकल्प है जी। चलिए ठीक है, शुरुआती रुझान पे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ पीसी रज्जी की। पीसी रज्जी, देखिए, रुझान जिस तरह से सुबह से जारी हुए हैं, रुझानों की अगर हम बात करें, शुरुआती दौर से ही बीजेपी बढ़त तो बनाई हुई है। हालांकि हॉट सीटों पर अभी असमंजस देखा जाए तो चल रही है, कांटे की टक्कर। जो हॉट सीटें हैं, या फिर ये कहें कि जो दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे आतिशी की हम बात कर ले, आतिशी जी की, मनीष सिसोदिया जी की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, तो यहाँ कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर चल रही है कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बढ़त तो बीजेपी बनाई हुई है। ओपनिंग स्टेटमेंट सर आपका रुझानों पर? जी बिल्कुल, ये एकदम शुरुआती दौर है, और इस तरह से शुरुआती दौर पे जो बढ़त दिखता है उसका कोई असर बाहर अंत में नतीजे में नहीं दिखाई देता। ये हमेशा से होता आया है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने देखा था कि शुरुआत में जो लोग आगे थे, बाद में वो लोग बहुत पीछे चले गए। तो ये सिलसिला जो है वो हमेशा समय के साथ साथ जो चीजें बदलती जाती हैं, और अभी ये बात स्पष्ट रही है इस पूरे चुनाव में, दिल्ली चुनाव में, और उसके बाद जो उसके आंकड़े आए, जिस तरह से अनुमान लगाए गए हैं, तो सभी एजेंसियों के द्वारा अनुमान में कांग्रेस को 3-4 सीटों से ज्यादा मिलता किसी में भी दिखाई नहीं दिया जा रहा, और मुख्य टक्कर जो है वो भाजपा और आप के बीच में ही दिखाई दी जा रही है। और
अभी शुरुआती रुझान में भी निश्चित रूप से वही चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये आंकड़े चाहे 30-40 के हों, चाहे 40-30 के हों, ये जो भी आंकड़े आए उसका कोई मतलब अभी कम से कम 2 बजे तक के तो नहीं है। 2 बजे के बाद ही जो रुझान जो है वो सही तरीके से आने चालू होंगे और तभी पता चल पाएगा कि किसकी चली है और किसके बयान पे जनता ने भरोसा किया है, किसकी घोषणाओं पे जनता ने भरोसा किया है और किसकी घोषणाओं को जनता ने नकार दिया है। ये हमको 1-2 बजे के बाद के स्थितियों से ही पता चलेगा। तब तक के तो ये सिर्फ अनुमान है और एकदम शुरुआती अनुमान है, रुझान नहीं कहा जा सकता इसे। और ये सिर्फ इस बात के लिए कि हमें चर्चा करनी है और बातचीत में चुनाव के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करनी है कि किस तरह से प्रदर्शन उनका रहा, गोपाल राय का रहा, किस तरह का जो मुख्यमंत्री हैं उनका रहा, किस तरह से अरविंद केजरीवाल का रहा इस पूरे दौर में। इन बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। क्या क्या मुद्दे दिल्ली चुनाव में थे, जैसा कि आपने कहा कि मध्य वर्ग बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो मध्य वर्ग को खुश करने की जो कोशिश बजट के जरिए भाजपा ने की है, उसका क्या फायदा मिल पाएगा भाजपा को, या फिर जो बुनियादी सवाल को लेकर मैं बिल्कुल आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से मिडिल क्लास की हम बात कर रहे थे, करीब 67% है मिडिल क्लास वहां पर, और अगर देखा जाए तो शायद ये जो कयास लगाए जा रहे थे पहले, इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी बढ़त बनाएगी, ये निश्चित तौर पर था। लेकिन चुनाव के 2 दिन ठीक पहले जो समीकरण बदले हैं, शायद उम्मीदें तब और ज्यादा बीजेपी की बढ़ गई है, मिडिल क्लास को जिस तरह से साधा गया है। पीसी रज्जी जी, तीसरे मुद्दे पे ये कहा जा सकता है इस पे कि जिस तरह से कांग्रेस को एकदम दरकिनार कर दिया गया है, उससे ये बात भी लग रही है कि ध्रुवीकरण हुआ अगर, तो उसका फायदा या नुकसान बीजेपी को होगा। ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर मतदाताओं ने सीधे सीधे 2 पक्षों में वोट किया है, या तो भाजपा या तो आप, तो उस स्थिति में भाजपा की क्या स्थिति होगी। क्योंकि पूरे देश में जो अब तक के नतीजे अलग अलग राज्यों के रहे हैं, उसमें जहां कहीं भी आमने सामने का सीधा मुकाबला होता है, वहां बीजेपी को थोड़ा नुकसान दिखाई देता है। उसके सबके साथ सबके विकास वाले नारे का उतना असर नहीं दिखाई देता। तो दिल्ली में अगर जनता ने और कांग्रेस ने इस तरह से शुरुआती विचार बना लिया था कि दिल्ली की सत्ता में तो हम आने से रहे, इसलिए हमको सिर्फ चुनाव में खड़े दिखना है और बाकी लड़ाई दो होने दीजिए आप और बीजेपी के बीच में, तो उसका कोई कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और आप अपनी स्थिति बरकरार रख सकती है। लेकिन यह भी बात है कि मध्य वर्ग अगर खुलकर सामने आता है बीजेपी के समर्थन में, निश्चित फायदा इसको बीजेपी का मिल सकता है। और इसको लेकर ही मैं लौटूंगी निशिकांत जी के पास, लेकिन उसके पहले चर्चा आप लोगों से हमारी लगातार जारी रहेगी। दिल्ली के दंगल को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी थी और एक बार फिर से चर्चा में लौटूंगी। और निशिकांत जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। शनिवार आज है, क्या शनि महाराज का आशीर्वाद आपको मिल गया, या फिर ये कह दें कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ गई। एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद बीजेपी इतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ी हुई जितनी आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ गई। तमाम तरह के फैक्टर रहे हैं, घोषणाएं की जिस तरह से बात कर रहे थे पीसी रज्जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर शायद यही हो गया कि जो दावे किए थे केजरीवाल जी ने शायद पूरे नहीं कर पाए और जनता ने नकारा हो। बिल्कुल, जनता ने ही नकारा है, जनता ने ही उनको सर पे बिठाया था और जनता ही उतार रही है। पीसी रज्जी जी की बात सुन रहा था मैं कि उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान है, कई सीटों पे लगभग 6000 से ज्यादा का बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। 2.25 घंटे से ज्यादा का काउंटिंग हो चुका है, 2.5 घंटा 3 घंटे का। विषय ये है कि जिस प्रकार से निशिकांत जल्दबाजी हो सकती है। देखिए, शुरुआती जो रुझान थे, एक तरफा बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, काफी नीचे थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब अंतर ज्यादा बचा नहीं है, 30-40 का बचा है। दिल्ली में 30-40 का अंतर बहुत कहा जाता है, आप इसको देखिएगा। और मैं अभी रुझान पे ही बात करूं, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं कि ये सीटों में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जब 3 घंटे का ट्रेंड सेट हो जाता है, ट्रेंड अगर 3 घंटे तक ऐसा ही रहता है तो मैक्सिमम ये उस तरफ जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को लगातार दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया। आपको वो कहीं वैसा मैंडेट कहीं दिख रहा है? आपको कहीं नहीं दिख रहा है। अगर आम आदमी पार्टी को एज होता तो मैंडेट दिखता, क्योंकि ये निराशा और ये गुस्सा परिणाम में तब्दील हो रहा है। और जिस प्रकार से दिल्ली के जनता के साथ धोखाधड़ी किया गया, जिस प्रकार से शराब के सबसे बड़े घोटाले का मतलब इन्होंने एक व्यू रचना रचा, और उसके बाद कैबिनेट के 6 सांसद मंत्री और जेल गए, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हुए आम आदमी पार्टी आज इस मुद्दे पे पहुंच गई। आप देखिए,
जिस कारण से इनको शानदार मैंडेट मिलता था कि भ्रष्टाचारी को हटाएंगे। तमाम देश के सारे पार्टी के नेताएं भ्रष्टाचार थे, सिर्फ यही एक अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार। और जैसे ही ये सत्ता में आए, तमाम उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ लगातार खड़े दिखे। तो दिल्ली की जनता क्या ये नहीं देख पा रही थी कि जिस इंडी गठबंधन में आप खड़े हो रहे हैं उसमें शरद पवार भी हैं, लालू यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव भी हैं। हाँ। तो जिसको आप लगातार भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी बता बता के पेज लहरा लहरा के दिल्ली को वो गुमराह किया था आपने, आज उन्हीं के गोद में अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। तो पूरी दिल्ली पूरा देश भी देख रहा है और दिल्ली भी देख रही है कि किस प्रकार से गिरगिट की तरह इन्होंने रंग बदला है। और वास्तव में जितनी तेजी से इनका पर्दापण हुआ, उतनी ही तेजी से ये डाउनफॉल में जा रहे हैं। यहां से आम आदमी पार्टी को चिंता करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में जो आपने ट्रेलर दिखाया था वैसी फिल्म चला पाया। अपने लिए शीश महल और झुग्गी झोपड़ियों के लिए एक भी मकान नहीं, शुद्ध पेयजल आप दे नहीं पाए। इतना गंदा पानी दिल्ली का, और उसके बाद आरोप लगाते हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली की जनता को जहर दे रही है। 15-15 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे। जब हार के बुखलाहट में आप देखिए, कल पूरे दिन पूरी मीडिया हाउस का नजर उसी पे था कि 15 करोड़ रुपया दे रही है भाजपा, हमारे पास सबूत है। सबूत भी नहीं दिया और एसीबी जांच करने गई तो उनके समक्ष आए भी नहीं। तो जिस प्रकार से नौटंकी इन्होंने किया है 10 साल में, वो दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है और परख चुकी है कि इनसे कुछ होने का तो है नहीं। अब दिल्ली की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ विकास के रथ को चहुमुखी आयाम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद बना रही है। इसके लिए दिल्ली की जनता का आभार है। चलिए ठीक है पीसी रथ जी, देखिए तमाम तरह के फैक्टरों में एक एक कर चर्चा करूंगी, तमाम मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दे चले क्या नहीं चले। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि ठीक है, प्रारंभिक रुझान है, अभी कहना ठीक है, जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार इस बार आ पाएगी, क्या 27 साल बाद वापसी कर पाएगी बीजेपी, नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को, या फिर इस बार भी निकल लेंगे दिल्ली में। ये तमाम है, प्रारंभिक रुझान है, जल्दबाजी होगी कहना। लेकिन रुझान के अकॉर्डिंग अगर नतीजे आते हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को निराशा होगी। अगर ठीक है पलट भी जाते हैं तो नुकसान तो होगा, अगर सरकार बनाती भी है तो भी नुकसान तो होगा, सीटों का नुकसान होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, और कहीं ना कहीं असर जनता पर इसी चीज का पड़ा है। केजरीवाल ने जो वादे किए थे और जिस तरह से, और बल्कि केजरीवाल खुद भी स्वीकार है इस चीज को कि हम काम पूरे नहीं कर पाए हैं। जी बिल्कुल। दरअसल आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का कितना सामना करना पड़ेगा इस चुनाव के नतीजे में वो दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से उसके मंत्री, बड़े बड़े मंत्री जेलों में रहे लगातार और उसके बाद जमानत पे बाहर आए, और जिस तरह से वहां पर उपराज्यपाल का जो हस्तक्षेप प्रशासन में लगातार बनता रहा, जो लगातार हर तरह की उनके विधेयकों को रोका गया और जिस तरह से उनके ऊपर बंदिशें लगाई गई, ये उनके पास बहुत सॉलिड दावे रहे कि हम काम नहीं कर पाए, उसके पीछे जिम्मेदार ये चीजें हैं करके इस तरह से। और दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी जो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं के बारे में जो काम कर रही थी, यानी बिजली बिल या पानी के बिल को लेकर के जिस तरह से उन्होंने जो बातें जनता के बीच कही और आगे आने वाले दिनों के लिए जो वायदे किए, वो वायदों पे जनता कितना भरोसा कर पा रही है ये, क्योंकि दिल्ली जाना इस बीच तो मेरा हुआ नहीं, लेकिन जो साथी रायपुर के जो नेता, अलग अलग नेता जो दिल्ली गए और दिल्ली की परिस्थितियां देखी और विचार वहां के चुनाव के माहौल को देखा और लौट के आए, उन लोगों से जो बातचीत हुई उसमें यही नजर आ रहा था कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, जो एक तरह से निम्न मध्यम वर्ग तक के जो लोग हैं, उनके मन में ये बात स्पष्ट थी कि जो आम आदमी पार्टी ने उनको फायदे दिए हैं उसको लेकर के वो आम आदमी, कांग्रेस के परिवार के होने के बाद भी, बीजेपी के परिवार के होने के बाद भी जो परिवार के सदस्य हैं उनका जो है रुझान आपके ओर बना रहा आम आदमी पार्टी की ओर। और दूसरा, जो योजनाएं लागू नहीं कर पाने के कारण हमारे मंत्रिमंडल सहयोगियों को जेल भेज दिया गया, लगातार उनको सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक जेल में रखा, इस तरह से जो बातें लगातार वो नुक्कड़ सभाओं में वहां करते रहे, लगातार जो उसको लेकर के मीडिया में वो
देखिए दो फर्क है। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता रहे हैं वो मीडिया फ्रेंडली रहे हैं, वो अपने बयानों को लेकर के कभी भी वो सिमटे नहीं है, वो लगातार जो है मीडिया में किसी न किसी तरह से न्यूज स्पेस हासिल करते रहे हैं। जबकि कांग्रेस बहुत सारे मुद्दों पर जब विपक्ष में होते हुए भी अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाती। आम आदमी पार्टी का जो IT सेल है वो भी लगातार रिस्पॉन्ड करता रहता है। तो इस तरह से वो जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने में शायद कामयाब हुए हों कि उनके इन चीजों के वायदों के पूरा न करने के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा है करके। तो अगर वो इस चीज को सही तरीके से कर पाए होंगे, पहुंचा पाए होंगे, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। दूसरी ओर भाजपा के पास केंद्र सरकार का पूरा अमला है, भाजपा के पास पूरी सरकार है, जिससे वो दूसरे राज्यों में जो अपनी सफलताएं हैं भाजपा की अब चुनाव में, पिछले चुनाव में, उसको गिनवा करके कहीं ना कहीं वो मतदाता पे मीडिया के माध्यम से ये मानसिक दबाव भी बना सकती है कि देखिए हम सबको लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम सबसे सही हैं और दिल्ली की व्यवस्था को बदलने के लिए हम आपके लिए सबसे सही साबित होंगे। इस तरह से आश्वासन भाजपा दे रही है जिस तरह से, और पूरा का पूरा अमला होने के कारण हर विभाग की ओर से एश्योरेंस दिया जा सका है वहां पर शायद, तो उसका फायदा कहीं भाजपा को मिल सकता है। तो मौजूदा परिस्थिति में जब 19-20 का मुकाबला चल रहा है तो बिल्कुल ये कहना बेमानी है कि किस तरह से कौन पार्टी सरकार बना लेगी। हमको थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, रुझान को थोड़ा सा मजबूत रुझान जारी है, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल कुछ बोल रहे हैं निशिकांत जी, उनके जवाब ले लें। निशिकांत जी, देखिए जिस प्रकार से प्रेसिडेंट जी ने एलोबरेट किया कि केंद्र में सत्ता है, केंद्र में सत्ता तो हम 2014 से है, तो फिर दिल्ली की जनता ने हमको क्यों नहीं आशीर्वाद दिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे उनको भरोसा था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही, एक आम आदमी जैसा दिखने वाला व्यक्ति, एकदम बिल्कुल जो नहीं बोलते कि एक पिक्चराइजेशन चलता था कि हम आपके साथ दिखते हैं, लेकिन अंदर के शैतान को दिल्ली की जनता नहीं पहचान पाई। पहचानने में उनको 2 बार का चुनाव लग गया। अब ये जो पीसी रथ जी कह रहे थे कि और अन्य प्रदेशों में सरकार है हमारी, अन्य प्रदेशों में सरकार भी पहले रही हमारी, लेकिन उड़ीसा में पहली बार हम सत्ता में आए, बंगाल में हमारे 77 कमल खिल के आए। तो जिस दिन उड़ीसा में हमारी सरकार बनी, वहीं उसी दिन से दिल्ली का काउंटडाउन शुरू हो गया था। दूसरा कि जिस दिन नगर निगम में आम आदमी पार्टी बैठी, MCD के चुनाव में आम आदमी पार्टी जिस दिन सत्ता में आई दिल्ली में, उसी दिन से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया था हटने का। क्योंकि इनके पास फिर कोई मुद्दा नहीं बचता कि ये उनका काम है या ये उनका काम है। अभी रथ साहब कह रहे थे कि LG के माध्यम से काम रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आपके शीश महल को तो हम नहीं रोक पाए, आपके शराब घोटाले को भी हम नहीं रोक पाए। आप जो बोलते हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, हम स्कूल का मॉडल दे रहे हैं, उसको भी हम नहीं रोक पाए। तो कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मैं यहाँ रोक दे रहा हूँ, यहाँ नहीं रोक रहा हूँ। तो जैसी स्थिति परिस्थिति, और दूसरा मतलब प्रदेश की या देश की जनता के सूझबूझ पे या जन आशीर्वाद पे आप बिल्कुल किंतु परंतु या शंका नहीं रखिए। जहां हार होती है उसको स्वीकारना चाहिए, वहां पे किंतु परंतु लेके कि आपने धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, तमाम मंत्री, तमाम नेता, सांसद, ऐसा नहीं होता। पहले भी हम दिल्ली का चुनाव या प्रदेश का कोई भी चुनाव हो, हम बहुत ताकत से और शिद्दत से लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। लेकिन जहां परिणाम हमारे विपक्ष में आता है तो हम रेक्टिफाई करते हैं कि हम किस कारणों से हमें वहां जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, और पुनः बाउंस बैक करके जिस प्रकार छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ से चला गया था, प्रदेश की जनता ने 15 साल या 20 साल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमको बहुमत दिया। तो हम जनता के बीच में जनता के विकास को लेके सर्वदा आगे रहते हैं, और प्रदेश के जैसे 3 करोड़ जनता हमारी छत्तीसगढ़ की है, उनके विकास के लिए उनसे जो वायदा किया उसको डिलीवर करने का काम साथ जैसे यहाँ किया जा रहा है, उसी प्रकार अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी होगी और दिल्ली की सरकार काम करेगी। जी ठीक है, सरकार किसकी होगी इसके लिए इंतजार करना होगा। पीसी रथ जी, देखिए तमाम तरह की चीजें कही जा रही हो, फैक्टर्स की मैं बात कर रही थी। ठीक है, चलिए पीसी रथ जी से जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले क्योंकि निशिकांत जी तमाम आपके सवाल थे, जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। और फिलहाल देखिए ओपनिंग स्टेटमेंट ही आपको रुझान आपके सामने है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए रुझान हमारे सामने, जो जनता कमिटमेंट उसको स्वीकार करना चाहिए, जो अदानी बता रहे थे, तो सही बात है। लेकिन वो परिणाम किस कारण से आ गए, इसके पीछे भी हमारा अगर विपक्ष में है और इस देश का कोई वासी है, उसका एक नैतिक जिम्मेदारी बनना चाहिए कि उस चीज का भी आकलन करे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो नहीं किया है, फिर भी सरकार इनकी बनेगी। जिन 10 बातों को सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया था जब से ये सत्ता में आए हैं, उन 10 बातों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। हम काम कुछ नहीं करेंगे फिर भी हमारी सरकार बनती जाएगी।
भारतीय जनता, मैं आज सुबह से डिबेट कर रहा हूं, कोई महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहा, महाराष्ट्र में 6 महीना पहले आपकी क्या हालत, तो 6 महीने कौन से ऐसे सुनामी आ गई, कौन सा ऐसी तुर्रम खानी आपने कर दी कि आपकी सरकार बनी, ये बताने वाला कोई नहीं है। पूरा चुनाव आयोग की जीत है ये। चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आज सब कोई उसको बोल रहे हैं ना कि हमारा कार्यकर्ता, तो चुनाव आयोग भी उनका कार्यकर्ता बनकर के काम किया है। जिस तरह पैसे बांटे गए, जिस तरह के लोगों को प्रलोभन दिया गया, तो देखिए सिंपल सी बात है, आदमी को सोचना चाहिए कि अगर इनके काम होते इनके साथ, जिस तरह के काम की बात कर रहे हैं, तो अपने काम की बात करते, इनको कभी दो भैंस की बात नहीं करनी पड़ती, आपके मंगलसूत्र कोई चुरा ले जाएगी, ये सब बातें नहीं करनी पड़ती, बटोगे तो कटोगे, ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते। ये डेवलपमेंट किया नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी की, पेपर में विज्ञापन में डेवलपमेंट किया इन्होंने, लेकिन उस जनता ने उसको महसूस नहीं किया। इसलिए ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, कभी धर्म की राजनीति करते हैं, कभी राम को लाने वाले बन गए थे, इतने बड़े इनकी औकात हो गई कि राम को लाएंगे, राम को लाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, राम सबको लाए हैं। ये गलत स्टेटमेंट दे, इसलिए जनता ने इनको 400 पार की हवा निकाल करके बता दी। तो दिल्ली में किस तरह आपने देखा, किस तरह पैसे बांटे गए, किस तरह लोग उंगली में स्याही लगा के उनके वोट खरीद लिए गए। अभी कल आएगा और देखिएगा किस तरह ईवीएम 99% जैसे बाकी स्टेट में चार्ज हुई, वो कल उसका भी खुलासा होगा। ये उस चीज की जीत है। हम तो कहते हैं कि हमारे शीला दीक्षित जी के समय जो कांग्रेस में डेवलपमेंट हुए थे, वो आज भी मील का पत्थर साबित हो, विपक्ष भी हो, सबने इस चीज को तारीफ किया है कि हाँ, शीला दीक्षित जी के समय बहुत अच्छा काम हुआ है। हम उन कामों को लेकर के गए। अगर मोदी जी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी के काम बहुत अच्छे हैं, आम आदमी पार्टी के काम बहुत अच्छे, उन कामों को हम आगे भी जारी रखेंगे, अगर मोदी जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी है, ये हमेशा दोहरा चरित्र इनका है। भ्रष्टाचार के लिए अलग कुछ, अजीत पवार का क्या था इनके पहले स्टेटमेंट, फिर जब वॉशिंग मशीन से धुल के आया तो भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दिया इन्होंने। 53 साल तक झंडे का अपमान किया, संघ के मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया, और आज झंडा लेकर के सबसे बड़े झंडे के पैरोकार बन चुके हैं। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है इनका जो मैनेजमेंट और मैकेनिज्म की जीत है, ये आम जनता की जीत नहीं है। ठीक है निशिकांत जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, बात आई गई है चुनाव आयोग पर तो, और साथ ही ये भी आ गई है कि क्यों बीजेपी गंगा बन जाती है। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, बीजेपी में आते हैं, भ्रष्टाचार साफ हो जाते हैं। पवन जी की बातों का जवाब निशिकांत जी। निशिकांत जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है, और निशिकांत जी से जवाब लूंगी, उसके पहले पीसी रथ जी के पास लौटूंगी। पीसी रथ जी, देखिए तमाम अपने अपने दावे हैं, लेकिन फैक्टर्स की जिस तरह से बात चल रही थी कि आखिर दिल्ली में क्या फैक्टर चला है। देखिए, एक बात कही जा रही थी, केजरीवाल जी को लेकर पहले जो हंगामा हुआ था काफी, ठीक है, घोटाले की बात सामने आती है, फिर जेल जाते हैं, जेल से निकलते हैं, उसी बीच आतिशी जी के आंसू हम देखने को मिलते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं बाद में आकर अगर मैं भ्रष्टाचारी होऊंगा तो जनता मुझे जवाब देगी। हालांकि लोकसभा में भी ठीक नतीजे उनके रहे नहीं थे अगर बात करें तो क्या सिंपैथी नहीं मिल पाई है? एक ये फैक्टर देखा जा रहा था कि शायद सिंपैथी गेन कर लेंगे केजरीवाल जी, इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है जनता के बीच, पॉजिटिव भी हो सकता है। जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली में माहौल चुनाव का रहा और जैसे आप बता रहे हैं कि रुझान जिस तरह से चल रहा है, उसमें मैं देख रहा था कि आज सुबह सुबह कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला हैं, उनका एक बयान आया था कि दिल्ली में अगर आप कमजोर पड़ती है या भाजपा की वापसी होती है तो इसका मतलब ये आपके ऊपर उन्होंने ब्लेम किया था कि और लड़ो आपस में करके, यानी कांग्रेस और आप जो गठबंधन में आपस में जिस तरह से पहले रहे और अभी जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उस पे उन्होंने एक तरह से तंज कसा। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर गठबंधन आपका है तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है। जनता ये मुद्दे भी देखती है कि अगर आपका गठबंधन है तो गठबंधन लोकसभा और विधानसभा दोनों में होना चाहिए। आपका केवल एक चुनाव के लिए या केवल नगर निगम चुनाव के लिए हम एकजुट हैं और बाकी चुनाव हम अलग अलग लड़ेंगे, इस तरह की चीजें भी जनता पसंद नहीं करती है, क्योंकि जनता को लगता है कि अगर आप एक साथ हैं तो एक साथ हैं और अलग अलग है तो अलग अलग हैं। यानी आपको कॉमन मिनिमम एजेंडा बना के काम करना चाहिए, जिस तरह से केरल में और वेस्ट बंगाल में सरकारें काम करती रही, गठबंधन मोर्चा की 10-10, 20-20 साल तक सरकारें रही। तो उस तरह से स्थितियां दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रही हैं? अगर आम आदमी पार्टी अगर उन्हीं मुद्दों को, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, तो कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के पक्ष में तो राय जाहिर करेगी नहीं, उसको भी भ्रष्टाचार का विरोध ही करना है। तो लोकतंत्र में इस तरह से कॉमन मिनिमम एजेंडे को लेकर के ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और रहा सवाल भाजपा का, तो भाजपा निश्चित रूप से एक तमाम सीटों को लेकर के भले उम्मीदवारों में विरोध हो, भले उस तरह से अलग अलग लोग दावे करते रहे हों, लेकिन बाद में जब सीटों की घोषणा हो जाती है उसके बाद काम करवाने का तरीका उनका नेतृत्व अच्छे से जानता है, और इसी बात का जो है दूसरे दलों में संभवतः अभाव है। तो
इस तरह से जो स्थितियां हम हर चुनाव में देखते हैं, तो अभी की स्थिति में दिल्ली में यही माना जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी का फिर से सरकार नहीं बनती तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका दूसरे दलों के साथ तालमेल टूटने का कारण जो है वो माना जाएगा। गठबंधन को लेकर मैं लौटूंगी और जवाब लूंगी पवन जी से, लेकिन उसके पहले निशिकांत जी, बातें सुनी होगी आपने पवन जी की, जवाब दे दीजिए। निशिकांत जी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी निशिकांत जी आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल रही है जी बिल्कुल, पवन जी की बातों का जवाब। चुनाव आयोग पर फिर से सवाल है, साथ ही ये भी कि भ्रष्टाचार जब होता है, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं लोग, फिर भ्रष्टाचार गायब हो जाता है, आपके आरोप गायब हो जाते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप कहीं किसी पे गायब नहीं हुआ है। किसी को ऐसा लगता है तो अपने शंका का क्लैरिफिकेशन करा ले। दूसरा, अभी हमारे पूर्व जो वक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ी, वैसे ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था। यही तो बात है, यही तो मैसेज गया। पिछली बार जब आप 13 में सरकार बनाए थे तो आपने माफी मांगी, लेकिन इस बार जब गठबंधन में गए तो आपकी उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध में हुई है। जैसे ही आप कांग्रेस के गोद में बैठेंगे तो आपकी स्थिति यही बननी है जैसी बनी है। तो अगर रेक्टिफाई करना है तो आपको रीथिंक करना होगा कि आप कांग्रेस के साथ गए लोकसभा में, दोनों गए मिलके, उसके बाद भी परिणाम शून्य क्यों हुआ? इसका मतलब कि दिल्ली की जनता बहुत हद तक कांग्रेस को बिल्कुल नापसंद करी। अभी भी देखिए आप स्थिति 0 पे ही है। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने स्वार्थ की राजनीति के कारण कांग्रेस के साथ पुनः गठबंधन किया, तो इसका परिणाम भी इसमें दिखता है, जो परिणाम अभी आपके समक्ष झलक रहा है। अब विषय ये आता है कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या बाकी क्षेत्रीय दल, तो जितने भी क्षेत्रीय दल की उत्पत्ति हुई है कांग्रेस के विरोध में हुई है। अब कांग्रेस के गोद में जैसे ही बैठते हैं तो आप देख लीजिए क्या स्थिति हो गई लालू यादव की या अखिलेश यादव की या बाकी जो क्षेत्रीय दल है। तो जब तक आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा कॉन्क्रीट, दूसरा कंस्ट्रक्टिव अगर आपका लाइन नहीं होगा, आप डिस्ट्रक्टिव लाइन पे चलते रहेंगे, विकास की यात्रा को रोकेंगे और प्रदेश की जनता को या देश की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे, तो इस तरह से प्रदेश की जनता या देश की जनता आपको स्वीकार नहीं करने वाली। आपने डिलीवर जवाब ले लेते हुए पवन जी, देखिए जो बातें कही थी गठबंधन की बात कह रहे थे, पीसी रज्जी और ताल्लुक में रखूंगे इस चीज से। ठीक है, दिल्ली में जिस तरह की तस्वीरें देखी गई और तंज तो देखिए कस ही दिया है ना उमर अब्दुल्ला जी ने। उन्होंने कहा कि और लड़ी है, ये बात कही जा रही थी कि टूटकर संवर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, वही तो समस्या है। नहीं, बिखरते हुए के रीजन आज जिस टाइप के परिणाम है उसको हम कह सकते हैं कि गठबंधन का नहीं हुआ इसलिए बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे क्या है ये भी शोध का विषय है कि किस कारण से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने लोकसभा में चुनाव लड़ा और अब विधानसभा की बात जो कर रहे हैं उसमें हम सब अपने अपने हिसाब से करें कि भाई भारतीय आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर के जनता के पास गई, हम अपने कामों को लेकर गए, भाजपा अपने कामों को लेकर गई। अगर कामों के हिसाब से आकलन होता तो रिजल्ट कुछ और होता। ये काम के हिसाब से आकलन नहीं होगा। आपने पूछा भ्रष्टाचार की बात, तो कहें उसका वो इलाज करा ले, क्या अपना आकलन कर ले, उसका जवाब नहीं दिए। अरे आकलन क्या कर ले, रोज पेपर में आ रहा है कि आपने अजीत पवार सबसे बड़ा घोटाले, उसके घोटालेबाज को आप मोदी जी कहते कहते पानी पी करके उसको बोल रहे थे उसको 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला करेंगे और उसके शामिल हो गए। इसको हमको इलाज कराने की हमें देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम तो वही बोल रहे हैं कि क्या चमत्कार आया मोदी जी के नेतृत्व में कि पहले प्याज के रेट बढ़ते थे तो सरकारें बदल जाती थी, अब हम महंगाई बढ़ती जाएगी फिर भी भाजपा को वोट देंगे, बेरोजगार के ऊपर डंडे पड़ते जाएंगे फिर भी भाजपा को वोट देंगे, व्यापम जैसे घोटाले होते जाएंगे, 750 किसान शहीद होते जाएंगे, किसानों की आय दुगनी करने का झूठ बोलते जाएंगे, 100 दिन में काला धन आने का झूठ बोलते जाएंगे, फिर भी सरकार भाजपा की आएगी। ये समझ से परे है ना। हमको ये समझा दे किसी तरह से कि खाने का तेल का रेट पहले क्या था और अब क्या है, भाजपा क्यों आएगी सरकार में, बता दे भैया। इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, जनता के खून पसीने की हजारों करोड़ रुपए की कमाई जो है इन्होंने विज्ञापन में उड़ा दी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार झूठों की सरकार। क्या हुआ उस महंगाई का? उज्ज्वला की बात करते, उज्ज्वला आज गैस सिलेंडर का रेट क्या है? यहां देखिए, लाडली बहना को बोले थे 3,000 रुपए देंगे, अब लाडली बहना को क्राइटेरिया के नाम पे कट करते जा रहे हैं। जब चुनाव वोट पड़ना था तब क्राइटेरिया के नाम पे जोड़ते जा रहे थे। अच्छा, अभी वोट घट रहे हैं और लो 4 पहिया वाहन वाली लाडली बहना को ऐड कर दो। अरे अभी भी घट रहे हैं, अब ट्रैक्टर वाली लाडली बहना को ऐड कर दो। तमाम ऐड किया और जब रिजल्ट आ गया तो क्राइटेरिया के नाम पे कितनी करोड़ लाडली बहना को क्राइटेरिया के नाम पे हटा दिया गया।
अभी पेपर में था कि विज्ञापन मिला, उनको पैसे जितने दिए तो पैसे मिल ही नहीं रहे, लाडली बहना के अकाउंट में जा नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। हम कहते हैं कि अपने डेवलपमेंट की बात कर लिए, अपने काम को लेके जाए, हम अपने काम को लेके जाए। ये बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे और कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, उसका कोई जवाब नहीं देगा। इनके कार्यकर्ता बड़ा गढ़ा हुआ कार्यकर्ता है, मैं मेरी पार्टी मेरा कार्यकर्ता। अरे तो जो कार्यकर्ता आपका गढ़ा हुआ है उसको टिकट दो ना, उसको चुनाव लड़वाओ ना। दूसरी पार्टी से ला के क्यों चुनाव जीते हो आप? दूसरे की बात क्यों करते हो? जवाहरलाल नेहरू की बात क्यों करते हो? हम तो कहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है लोकतंत्र में आम जनता के बीच में जाना, उनके दुख सुख में साथ देना। और रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा किसी बंदे ने इस दुनिया में अगर गया हो जनता के बीच में तो बता दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आम गरीब दुखी को गले से लगाया, उसके दुख को दिल्ली में पीछे हट गए थे क्या राहुल गांधी जी? दिल्ली में भूल गए थे? दिल्ली में तो इतनी कैंपेनिंग नहीं देखी गई राहुल गांधी जी की, और उसका नतीजा है क्या कि फिलहाल आप खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं, बढ़त नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा नहीं, अब दिल्ली में कहेंगे फिर बोलेंगे कि अच्छा इस विधानसभा में नहीं गए थे। देखिए, हम कहते हैं कि जो एक हम संदेश देने का बात करते हैं, जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को हर व्यक्ति जानता है कि हाँ, देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाके ये देश आजाद था। और संघ की क्या भूमिका थी पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस पार्टी ने विषम परिस्थिति में देश को आजाद करा और एक एक करके कंपनियों का निर्माण किया, इस देश को गढ़ने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी उनको बेचने का काम कर रही है। कितनी जवाब ले लेते हो निशिकांत जी। देखिए, पवन जी का कहना है जमीनी हकीकत तो कुछ और नजर आती है, जनता के बीच जो गुस्सा आपके लेकर फूटा हुआ है, लेकिन ये जब नतीजे आते हैं तो पलट क्यों जाती है बाजी? जवाब पवन जी की बातों का। पवन जी को जमीनी हकीकत इसलिए पता नहीं है कि जमीन पे रहते नहीं है। जमीन पे रहते तो तीसरी बार जीरो की तरफ नहीं बढ़ते है। ये जो आज बात कह रहे हैं और जो इतना चिल्ला के बात कह रहे हैं, जिस पेड़ में फल लगता है उसको झुकना चाहिए। आराम से बात कीजिए, कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है। आपने कहा कि राहुल गांधी, ये सबका स्टाइल होता है, हमारा यही स्टाइल है। आराम से बात कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पवन जी, इसको अदरवाइज मत पवन जी ना, मुझे समझाइए दीजिए, जो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा बोलूंगा मैं। आप अपनी बात करिए, अपने पार्टी वैसा ही बोलो ना, तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? चलिए, बात करिए। पर्सनल कमेंट बीच में इसलिए बोल रहे कि आपने मुझे बोला, इसलिए बोलो। मैं मेरी यही बात करता हूँ और आप लोग को अपने ठिकाने लगाने के लिए इसी तरह की बात करने की जरूरत है। इस प्रकार की बात करना चाहिए। आप झूठ बोलो तो कुछ नहीं, क्यों झूठ बोला आपने? जवाब दीजिए इसकी। सिंचाई घोटाले का क्या हो सकता है इधर को? अजीत पवार को क्यों आपने शामिल करा लिया? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले रही हूँ मैं। निशिकांत जी, पर्सनल कमेंट नहीं कीजिए, जवाब दे दीजिए। ठीक है निशिकांत जी। वही मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि झूठ क्या होता है, तो झूठ को मैं पर्दाफाश करता हूँ कि राहुल गांधी हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है इस देश का। 7 दशक सत्ता पाली है, राहुल गांधी है अभी भी। आप हमको झूठ और सच बताएंगे? आप तय करेंगे। आपने कहा कि आजादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति दी कांग्रेसियों ने। किस कांग्रेसी ने दी? लाला लाजपत राय को छोड़ दीजिए, तो किस कांग्रेसी ने दी? बात करते हैं बड़ी बड़ी। भारत को टुकड़े करने वाले महंगाई कम किया, दूसरी बात महंगाई कम किया। एक पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दी दम में हाथ में। तो महंगाई कम किया, बताइए तेल का रेट क्या है? खाने का तेल का रेट क्या है? 2 करोड़ रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार दिया आपने। आपका बच्चा पढ़ लिख करके जाएगा और फिर उसको कहेंगे एमबीबीएस करेगा, फिर जाके पकौड़े तलो। 750 किसान आपके राज्य में शहीद नहीं हुए? उनको आतंकवादी, उनको फिलिस्तीनी आपने नहीं बोला? इन सबका जवाब नहीं दोगे? आप पहुंच जाओगे 1976 में। अरे हमने बड़ा गलत काम किया था, आपको जनता ने मौका दिया। आप 2014 के बाद की बात बताइए, हिम्मत है तो आप में। चलिए, फिलहाल शायद संपर्क टूट चुका है, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं सूरज उपाध्याय जी। उनसे मैं फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सूरज जी, देखिए तस्वीरें जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, तस्वीरें रुझान को लेकर पहला आपका कॉमेंट, दूसरा जो रुझान आप देख पा रहे हैं, चूक कहां रह गई आखिर? ठीक है, जल्दबाजी होगी, नतीजों में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन बढ़त तो बनाई हुई है बीजेपी ने। सूरज जी, चलिए फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है। पीसी रज्जी के पास लौटूंगी मैं। पीसी रज्जी, देखिए तमाम तरह की चीजें हैं, दावे जिस तरह से किए जा रहे थे, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं कि शायद जो दावे पहले किए थे केजरीवाल ने, वो शायद पूरे नहीं कर पाए, इस वजह से स्थिति नजर आ रही है। लेकिन गठबंधन को लेकर जिस तरह से आप बात कह रहे थे, निश्चित तौर पर अगर साथ होते तो शायद तस्वीरें थोड़ी बदल पाती। जनता जिस तरह से आपने बिल्कुल जिक्र किया है, क्योंकि फिलहाल अगर मैं छत्तीसगढ़ में भी जाना चाहूंगी, आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी अच्छे से समझते हैं, निकाय चुनाव है वहां पर, लेकिन वहां भी स्थिति यही कई डामाडोल नजर आ रही है, एक सामंजस्य नहीं बैठा पाती है पार्टी।
जी देखिए, पिछले चुनावों में जितने भी 3, 4, 5, 6 चुनाव आप देखेंगे विधानसभाओं के चुनाव, उसमें हर राज्य का ये ट्रेंड आया है कि जहां जहां भी 2014 के बाद से भाजपा मजबूत रही है, तो वहां पर भाजपा के विरोध में अगर कोई यूनाइटेड मंच है, कोई एक दल ऐसा है जो ज्यादा मजबूत है भाजपा के, तो जनता ने उसे चुना है, उसे ज्यादा सीटें दी है। दिल्ली में जो हालत है वो अभी मैं कुछ अपडेट्स देख रहा था रिजल्ट के रुझान के, तो उसमें मुझे ये नजर आया कि 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुल मतदाता हैं और वहां पर भी आप पीछे है, क्योंकि वोट बंटवारा हो चुका है, वोट का बंटवारा हो चुका है। वैसे अमूमन ये देखा जाता था कि मुस्लिम वोटर्स का जो झुकाव रहता है कांग्रेस पर रहेगा, आप पर रहेगा, लेकिन बढ़त बना रही है उन सीटों पर भी। ओखला सीट की अगर हम बात कर ले, बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है, कहीं ना कहीं झुकाव इस वक्त भी हो रहा है। जी हाँ। मैं वही कह रहा था कि उन सीटों पर जो वोटों का बंटवारा है वो AIIM और कांग्रेस और आप तीनों में अगर बंटवारा हो जाता है वोटों का, तो फिर बीजेपी को बढ़त बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये एक नहीं होने का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, और जो राजनीतिक दलों के अपने अपने स्वार्थ होते हैं, जो अपने राष्ट्रीय हित के को दरकिनार करके, जो वो निजी दल के अपने हित को लेकर के जो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ते हैं या अपने उम्मीदवार उतारते हैं, उसका खामियाजा है, इस तरह के नतीजे जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का सोचना चाहिए, इस चीज पे विचार मंथन करना चाहिए कि क्या हम इस तरह से सही लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जनता के हित में उनको काम करना है वाकई में, तो मुद्दों के आधार पर उन्हें एकजुटता दिखानी चाहिए। निश्चित रूप से आज की तारीख में भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड पार्टी है, जो हर तरह से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति रखती है। तो इसलिए अगर कोई उसे चुनौती दे रहा है, मजबूत विपक्ष के रूप में आना चाहता है कम से कम, तो उसे भी एकजुटता तो होनी चाहिए उसमें भी। जी निश्चित। निशिकांत जी से शायद संपर्क हो चुका है। निशिकांत जी, आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल रही। जी, जवाब पवन जी की जवाब का बातों का पिछली बार भी हो नहीं पाया था आपसे। निशिकांत जी, वो अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कहाँ कमियां रह रही, कैसे आपको रिवाइव करना है। पेन इंडिया में छोड़ दीजिए, दिल्ली में तीसरी बार अगर कांग्रेस पार्टी 0 पे है तो राहुल गांधी जिंदाबाद करने से नहीं होगा। आपके कार्यकर्ता और कैडर, आपको मैं 10 सेकंड में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने क्षेत्रीय दल को बढ़ाया, पहले आप उत्तर प्रदेश ले ले या दिल्ली भी ले ले, आम आदमी के जितने भी कार्यकर्ता या कोर वोटर हैं वो कांग्रेस के कोर वोटर से अलग नहीं है। कांग्रेस के ही कोर वोटर समाहित हुए आम आदमी पार्टी में, इसलिए कांग्रेस पार्टी 0 में हुई। अब कांग्रेस और आप गठबंधन करे या न करे, फर्क किसको पड़ रहा है? लेकिन जो डिलीवर करना था, जो वायदे किए थे आपने दिल्ली की जनता से, बात ये भी कही जा रही कि फर्क किसको पड़ रहा है, तो फर्क आपको पड़ रहा है। शायद बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है जितनी ये जो टूटन हो रही है गठबंधन में, उसका फायदा शायद बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये तीसरी बार हम दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के आने के बाद। 2 बार तो दिल्ली की जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया ना। एक बार 8 थे, एक बार 3 थे और एक बार 32 या 34 थे, तो हम सत्ता में तो नहीं आए। वही दिल्ली की जनता लगातार 7 सांसद चुन रही है हमको। तो हो सकता है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल में उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ठगा दिल्ली की जनता को और जो लोग लुभावन वायदे दिखाए और जमीन पे कुछ नहीं दिखा, इस कारण दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंक रही है। आप पवन जी से ये पूछिए कि पेन इंडिया में अगर कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आपकी कोई मदद कर सकती है क्या? रिवाइवल के लिए आपको अपने पार्टी को रिवाइव करना है तो आपको संघर्ष करना होगा नीचे बूथ स्तर तक। जो बूथ पे कांग्रेस है लेकिन बूथ पे कांग्रेस ही नहीं है, इतना कॉन्ट्राडिक्शन आप कहां से लाते हो? दूसरा, जैसे अभिदस साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, फाइनेंशियल साउंड है। फाइनेंशियल साउंड होना या मजबूत होना जीत के पैरामीटर को तय नहीं कर सकता। हम कश्मीर में नहीं जीत पाए, हम बंगाल में 77 कमल खिलाए लेकिन हम जीत नहीं पाए, हम केरल में नहीं जीत पाए, हम तेलंगाना में नहीं जीत पाए। ऐसा नहीं है। प्रदेश की जनता के सूझबूझ पे प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले आपको इसका इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या, कौन सी सरकार कितने सालों से वहां चल रही है और किस प्रकार से उसने जो जो बातें कही थी वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। और जो शराब घोटाले में आरोप लगाया गया था, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा अरविंद केजरीवाल पे लगाया गया था, उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी।
उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। और जब वो अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो ये बोलते हैं चुने हुए मुख्यमंत्री को भारत सरकार जेल में भेज दे रही है। तो इतनी अंतर कला इन लोग दोनों में देखने को मिलती है और आपस में अंदर में जुड़े हुए हैं। लेकिन रथ साहब, जो आप कह रहे थे कि ये मिल के क्यों नहीं लड़ सकते, मिल के इसलिए नहीं लड़ सकते कि विचारधारा इनकी एक नहीं है, ऑब्जेक्ट इनका एक नहीं है, सोचने का तरीका एक नहीं है। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने तो दिल्ली में अपना जगह दे दिया अरविंद को, अरविंद कांग्रेस को थोड़ी दे देंगे, उनको भी अपनी राजनीति करनी है। अखिलेश यादव थोड़ी दिल्ली उत्तर प्रदेश में इनको दे देंगे अपनी जगह, नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए। बिहार में क्या नाम है अपना लालू यादव अपना जगह दे देंगे क्या इनको? नहीं देंगे। आपको अपना वजूद फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ टीवी डिबेट में चिल्ला के या भाजपा को कोसने से या अजीत पवार को लाने से, अजीत पवार पर आरोप किसने लगाया था? अजीत पवार पे आरोप लगाया था उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे अभी कहाँ है? आपके दल में। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वही सही है, तो क्या न्यायालय नहीं है? आप पुख्ता सबूत लेके न्यायालय क्यों नहीं चले जाते? आपके पास मीडिया नहीं है? रोज तो टीवी पे आके, अभी कल ही राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के चुनाव को लेके बोल रहे थे, तो अजीत पवार के सबूत को लेके आ जाते, वहां खड़ा करते। ऐसा नहीं है। आप संवैधानिक संस्थानों को सम्मान नहीं करते, लेकिन हिंडनबर्ग जैसे ही कोई चिट्ठी व्हाट्सएप करेगा आपको, वो स्वीकार हो जाता है। तो ये समझ में आता है कि जिसको बनाया अंग्रेजों ने, जिसको चलाया अंग्रेजों ने, तो चिट्ठी पर्ची भी अंग्रेजों की ही मानी जाएगी। देश की मेड इन इंडिया या मेड इन इंडिया जवाब ले लेते हूँ भरोसा का। पवन जी, देखिए निशिकांत जी का जवाब कि आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, गठबंधन को मजबूत बनाइए। क्या वाकई फ्रंट सीट पर बैठने के लिए तैयार रहती है कांग्रेस और फिर उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ता है? हरियाणा में हम देखते हैं कि वहां सीटों को लेकर चीजें देखने को मिलती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, और अब दिल्ली में भी सीटों को लेकर फिर अलग हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये मजबूती पर सवाल है ना कि क्या डायरेक्ट फाइट होगी तो कांग्रेस के ये हाल रहेंगे जो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? नहीं, देखिए निशिकांत जी जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं अच्छी बात है, उनको हम आत्मसात करेंगे। हमारा भी जितना हैसियत होगी हम भी ऊपर पार्टी के लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि भाई हमें संगठन को मजबूत करके लड़ाई लड़नी चाहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। लेकिन जो दूसरी बोल रहे हैं, हरियाणा में विदर्भ में जो किसान प्रधान था वहाँ पे क्यों हार गए हम, जब 750 किसान इनके राज में शहीद हो गए हैं? किसानों से झूठ बोला। देखिए, किसी एक चीज़ का पैमाना नहीं है, एक्चुअल बात यही है। आज जो भ्रष्टाचार की बात करते तो हम कोर्ट में चले जाएं, अब ऐसे तो बोल दो कि चुनाव आयोग है, निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन पूरी दुनिया देख रही कि कहाँ चुनाव आयोग है भैया। तो ये ईडी सीआईडी का किस तरह उपयोग करते हैं, किस तरह ईडी सीआईडी का अपने हिसाब से ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। अनेकों एग्जाम्पल हैं। अगर कोई व्यक्ति डेली न्यूज़पेपर पढ़ता होगा और अगर 10 मिनट भी टीवी समाचार देखता होगा तो उसके जहन में सब चीजें अपने आप है। सोशल मीडिया है, कुछ न्यूज चैनल में नहीं आ पाते सोशल मीडिया, तो काफी सारी चीजें अपने आप पता पड़ जाती हैं कि कथनी और करनी में कितना अंतर है भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये कह रहा हूं कि बताइए, इतने सारे जिस टाइप के ब्लंडर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, झूठ बोला है आम जनता से, उन झूठों का पूरा नहीं किया। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं, कांग्रेस भाजपा को हटा दीजिए। मैं एक आम आदमी के हैसियत से बात करता हूं कि भाई मैं जब दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, चारों पार्टियों का वचन पत्र देखता हूं और मैं करता हूं कि हाँ भाई इस पार्टी ने हमें ये बोला, इस पार्टी ने युवाओं के लिए बोला, इस पार्टी ने किसानों के लिए बोला, इस पार्टी ने अलग अलग ये चीज बोले। फिर इसके बाद हम एक अपना मानस पटल तय करते हैं कि हाँ भाई इस हिसाब से देश हित में काम ये हो रहा है, ये पार्टी ज्यादा युवाओं को तवज्जो दे रही है। मैं युवा हूं तो युवाओं के पक्ष की बात करूंगा, किसान है तो अपने हिस्से का देखेगा कि हाँ किसानों के लिए कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है, उस हिसाब से अपना मानस पटल में एक विचार बनाएगा और उस हिसाब से वोट कर देगा और उस हिसाब से सरकार बनने की उम्मीद करेगी। तो मैं कहता हूं कितने गांव है जहां पे लोग, अभी एक गांव का भी आया कि जहां पे स्टेटमेंट दे रहे कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, वहां कांग्रेस 0 मिल गई। कितने कार्यकर्ता तो इशारा किस और है? खुल के बोलिए पवन जी। खुल के बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो खुला बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनेजम और मैकेनिज्म की जीत है ये। और ईवीएम में फिर से देखिए, कल काफी सारी ईवीएम भी आएंगे जिसकी 99% बैटरी फुल रिचार्ज रहती है। इसका आज तक हमें समझ नहीं आया। ईवीएम को तेलंगाना में जवाब दीजिए, जम्मू नहीं, तो हम तो बोल, हमने कभी देखी, हमने या किसी कांग्रेसी ने ऐसा नहीं बोला कि जहां हम जीत जाएं वहां पे ईवीएम से वोट मत कराइए। हम तो खुला बोलते हैं कि पूरा आपको अपनी नीतियों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने काम पर इतना विश्वास है तो ईवीएम से करा दीजिए ना। एक एग्जाम्पल कायम करिए कि पूरी अगर एक व्यक्ति भी संतुष्ट है, असली लोकतंत्र का पहरी या लोकतंत्र का मुखिया वो होना चाहिए कि उसके प्रजातंत्र में अगर एक व्यक्ति को भी ऑब्जेक्शन है ईवीएम से, तो आप खुला बोलिए आपको अपनी नीतियों पर विश्वास है कि हम भाई ईवीएम से चुनाव का बंद करते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया वहां ईवीएम बंद हो गई, लेकिन हम ईवीएम लिए। मैं भी प्रूव कर सकता हूं कि बैलेट पेपर और ईवीएम की दोनों की अगर तुलना करोगे आप तो ईवीएम ज्यादा महंगी होगी, बैलेट पेपर ज्यादा सस्ता होगा।
ये भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं। ये हमेशा दो मुंही बात करते हैं। प्रधानमंत्री आपदा कोष होने के बाद भी पीएम केयर फंड क्यों खोला, इसका जवाब नहीं देंगे। अब उसका जब जानकारी लोग मांगने गए, हजारों करोड़ रुपए जमा हो गए, अब उसकी जानकारी मांगने जाओ तो बोलते हैं ट्रस्ट का अकाउंट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, ये पहले कहते कुछ है, बाद में करते कुछ है, और ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने में इनको माहिरत हासिल है। तो हम तो खुला बोल रहे हैं कि अगर इनमें है, हम कहते कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आए कांग्रेस पार्टी का भाजपा में, तो आपको अगर अपनी नीतियों पे विश्वास है, आप उसके दम पे नहीं जीतना चाहते, तो बोल दीजिए कि मैं अभी मोदी जी की नीतियों पे चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतने के बाद तुमको भाजपा में शामिल कराऊंगा। लेकिन चुनाव में शामिल कराते हैं, उसी को टिकट दे देते हैं और जीत जाते हैं। पहले डराते हैं, केस लगाते हैं। यहां इंदौर का देखा आपने, 17 साल पुराने केस में कैसे कोई धारा लग जाती है 17 साल बाद। कौन सा ऐसा चमत्कार है भैया कि 17 साल बाद धारा लगी, वो भी चुनाव के दिन, जिस दिन उसको फार वापस करना हो उस दिन, उसी दिन रात में मोदी जी सपने में आए कि उठ बालक, पूरा देश प्रेम का काम तो मैं कर रहा हूं, तू कहां है। तो अचानक रात में उसको नींद खुलती है और भाजपा में शामिल हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है, कौन सी गुट्टी चल रही है इस देश में, जिसको देखो उसको पिलाए पड़े हो भैया। डेवलपमेंट की बात करो, जो काम किया उस पर बात करो, कांग्रेस का रोना मत रो आप। ठीक है ऋषिकांत जी, कौन सी जादू की छड़ी है। दूसरी चीज, कहीं तो आग लगी होगी तो धुआं उठ रहा है, अगर आग नहीं लगी है तो साज को आज कैसी। उनको ईवीएम से दिक्कत है तो क्या आपको बैलेट पेपर से दिक्कत है? नहीं, कहीं तो आग लगी होगी, ठीक बात है। हमको कांग्रेस का रोना क्यों रोना है? कांग्रेस खुद ही नहीं रो पा रही, हम उसके लिए रोएंगे। अगर ऐसा दिन आ गया होगा भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस के लिए रोए, तो लानत है। ऐसा दिन नहीं चाहिए हमको। कांग्रेस पार्टी खुद के लिए नहीं रो पा रही है। दूसरा, ईवीएम की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि हाँ तेलंगाना में हम जीते। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, देखिए एक ही समय में चुनाव हुआ, केरल से प्रियंका गांधी चुन के आई और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। महाराष्ट्र के विधायक ने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे, और केरल से चुन के आई प्रियंका गांधी के लिए पूरा देश का सभी विधायक, सभी सांसद, सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने बधाई दी कि माननीय प्रियंका गांधी जी को संसद सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। ये कौन सा ईवीएम का रोना है? मैं आपसे पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ में 2018 में इनको कितनी सीटें मिली? आज तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 67-68 सीटें, 62 सीटें मिली। कभी दिल्ली कांग्रेस ने कभी आरोप नहीं लगाया। बंगाल में लगातार ममता बनर्जी जीतती हुई आई, कभी कांग्रेस आरोप नहीं लगाया। केरल में कम्युनिस्ट जीत के आई, कभी आरोप नहीं लगाया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को जनता नकारती है, एक्चुअली दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व को दोष नहीं दे सकती कि जनता उनको नकार रही है। तो होता यह है कि किसी न किसी को ब्लेम डालना है। तो पासिंग द बॉल वाला जो गेम है वो खेलते हैं कि अरे यार जनता पे डालते हैं, जनता ईवीएम पे डालते हैं, ईवीएम, चुनाव आयोग, भ्रम की राजनीति। अरे साहब, आप एक चीज बताओ कि बिहार से कांग्रेस कब से गायब है? बंगाल से कांग्रेस कब से गायब है? जब बैलेट पेपर चलता होगा तब से गायब है। केरल से कब से गायब है? बैलेट पेपर के समय से। तो वहां किसको दोष देते हो आप? ऐसा नहीं है ना ईवीएम से ना बैलेट से देश की जनता कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से, तुष्टीकरण से निजात पाई है, और 2014 के बाद से ये सारी चीजें और पब्लिक डोमेन। चलिए इसका छोटा सा जवाब पवन जी से, उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया पीसी रज्जी से, फिर चर्चा समाप्त करूंगी। पवन जी छोटा सा जवाब। तुष्टीकरण ये कहते हैं, अगर सबके धर्म का मान करना, सबके धर्म का साथ करना, इंसानियत के रास्ते पर चलना, इसको तुष्टीकरण कहते हैं। ये तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करो ना। हम कहते इतना आपने बताया कि कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, तो जब आप आए तो अपनी बात तो करो। आपने जो मुद्दों को बोला उन मुद्दों को पूरा क्यों नहीं किया? क्यों आपने 2 करोड़ रोजगार, अगर आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते तो मैं कहता कि भाजपा को वोट दो। अगर आप किसानों की दुगनी कर देते तो मैं बोलता भाजपा को वोट दो। आप झूठ बोलते जाओगे, भ्रष्टाचार के लिए अपनी परिभाषा बदलते जाओगे और उसको मैनिपुलेट करके बोलोगे कांग्रेस यहां नहीं। अरे कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस ने गलती की आप बोलते हो, तो आपको मौका मिला। अब आपने कौन सा चमत्कार कर दिया बता दीजिए। महाराष्ट्र की बात करते हो, महाराष्ट्र में आपके शायद महामंत्री जो थे पैसे बांटते हुए पाए गए। ऐसा भाजपा का कोई नहीं जहां पैसे बांटते। क्यों पैसे बांट रहे थे बताओ आप? क्यों पकड़ा गया? वो होटल में पैसे लेकर के क्या कर रहा था? उसका जवाब नहीं दोगे आप ये कहो कि साम दाम दंड भेद। आपका लक्ष्य क्लियर है कि आपको सत्ता में बने रहना है। वो सत्ता में बने रहने के लिए चाहे हमें नैतिक रास्ते का उपयोग करना पड़े, चाहे अनैतिक रास्ते का उपयोग करना पड़े, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना पड़े। संविधान हत्या दिवस मनाने वाले लोग हैं ये बात करते हैं। इनको सत्ता में बने रहना, सत्ता की भूख है। लेकिन मैं उसके बाद भी निवेदन करता हूं कि आप सत्ता हथिया लिए हो, अब कम से कम आम जनता के सपनों
सपनों को पूरा करिए, जो सपनों के सौदागर बनकर के आए थे, जो झूठे सपने दिखाए थे, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करिए, बजाय इसके कि कांग्रेस क्या करे कांग्रेस ना करे, उस चीज को छोड़ दीजिए। आपको जनता ने इसलिए नहीं चुना है कि आप राहुल गांधी की बात करिए, आपको जनता ने इसलिए नहीं चुना है कि आप पुरानी बातें करिए, आपको जनता ने चुना है कि आपने जो सपने दिखाए थे उन सपनों को पूरा किए। आप दीजिए 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार। हालांकि देखने वाली बात होगी, सपने तो इस बार भी दिखाए गए हैं, मैनिफेस्टो लाई है तमाम पार्टियां, लेकिन सपने जो दिखाए गए हैं, आखिर दिल्ली किसके सपनों की ओर आगे बढ़ेगी और किसके सपनों पर विश्वास करेगी, जो दिखाए गए हैं, किनके वादों पर विश्वास करेगी दिल्ली की जनता, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिल्ली का दंगल लगातार जारी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि शुरुआती रुझान में आप काफी पीछे थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं टक्कर और दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, अंतर कम बचा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर दिल्ली की जनता ये ताज किसके सर पर सजाने वाली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।